माँ मामी के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी गुस्से में भींची हुई थी और आंखों में पानी था। शर्म से धनुष ऊपर गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। पिता की मौत के बाद से उसकी माँ और वो खुद मामा मामी के भरोसे हो गए थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर चोरी का इल्जाम एक 15-16 साल की उम्र का हाई स्कूल का बच्चा कैसे बर्दाश्त करे। तभी उसकी मामी फिर से उसे डांटते हुए बहुत तेज आवाज में कहती है, धनुष, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है, पर क्या तुम चोरी किए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस भरोगे? घर के सारे नौकर चाकर और कुछ मेहमान धनुष को घेर कर खड़े हैं और उनके ताने धनुष के कानों को चीरते हुए निकल रहे हैं, जैसे सचमुच धनुष ने अपने ही घर में मामा मामी के 3000 रुपए चुराए हो। पर वो डरा सहमा सा स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी बेगुनाही साबित भी तो कैसे करे। धनुष का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके होठों पर खून की छोटी सी बूंद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अपने होठ दांतों से काट रहा था। आंखें नम थी, फिर भी आसपास खड़े लोगों के ताने सुनकर उसने अपनी बात कहने की हिम्मत की। आहिस्ता से धनुष अपनी गर्दन उठाकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैंने पैसे नहीं चुराए। उसके मुंह से निकले ये मासूमियत भरे शब्द सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बच्चा कभी चोरी भी कर सकता है। धनुष के मुंह से उसकी सफाई सुनकर मामी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक दर्द भरी आवाज सुनकर वो रुक जाती है, और वो आवाज सुनकर धनुष में जैसे सांस वापस लौट आई हो। धनुष की माँ आरती वहां आ जाती है। उसे देखते ही धनुष हाथ फैलाकर उससे चिपक जाता है। आरती अपने बच्चे को कस कर गले लगा लेती है और पलटकर अपने बड़े भाई और भाभी से लगभग गिड़गिड़ा कर कहती है, अर्चित, मानवी, आप दोनों ने धनुष को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। ये बचपन से ही बहुत ईमानदार रहा है। उसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरा धनुष कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि उसने वो 3000 रुपए नहीं लिए हैं, तो सचमुच ये उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। आरती अपने बेटे धनुष को कसकर दुलार में पकड़े हुए है और हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी, जो लगभग 40 से 45 की आयु के रहे होंगे, उनसे विनती कर रही है। पति के चले जाने के बाद औरत का एकमात्र सहारा उसके बच्चे ही तो होते हैं, लेकिन यहाँ शायद आरती का खुद का छोटा भाई अर्चित उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। अर्चित अपनी सख्त आवाज में आरती से कहता है, हम ये नहीं कह रहे कि धनुष ने पैसे चुराए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जरूर धनुष ने तुम्हें स्कूल की फीस के लिए परेशान होता देखकर वो पैसे छुपा लिए हो। इतना कहकर अर्चित दूसरी ओर देखना शुरू कर देता है। वह आरती की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, लेकिन बाकी की रही सही कसर पूरा करने के लिए उसकी बीवी मानवी भी तो है। और अब मानवी धीमी मगर एक ताना भरे हुए अंदाज में आरती का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से अच्छे रहे हैं। सचमुच? मानवी जोर से आरती की बात पर ठहाका मारकर हंसती है। धनुष और आरती एक दूसरे से चिपके हुए हेल्पलेस खड़े अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि गुस्सा होकर वो जाए भी तो कहां। लेकिन मानवी यही नहीं रुकती। वो आगे कहती है, स्टार सिटी स्कूल में आने से पहले तुम्हारे बेटे की पढ़ाई सचमुच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वहां 1 साल रहने के बाद उसके मार्क्स एकदम से गिर गए और अब वो पीछे से पहले नंबर पर आने लगा है। फिर एक तिरस्कार भरी स्माइल चेहरे पर लिए मानवी अपनी गर्दन साइड में झटक कर आरती को उसके विधवा और अकेला होने का एहसास दिलाती है और आगे अपनी बात कहती है, मगर इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। अगर तुम इसके लिए हाथ जोड़कर खड़ी ना होती तो अब तक इसे लात मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होता, समझी? रिश्तों के सम्मान की बात तो दूर है, मानवी ने तो आरती की भावनाओं को कोई भी रिस्पेक्ट देना जरूरी नहीं समझा। आरती चुप होकर अपमान का घूंट पीते हुए ये सब सुन रही है। अपने बड़े भाई अर्चित और अपनी भाभी मानवी की बात सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई है, लेकिन अपनी छाती से चिपटे धनुष, जिसे वो लोग अपने कमरे से 3000 रुपए गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उसके मासूम चेहरे को देखकर आरती ने फिर एक बार अपने बेटे की बेगुनाही के फेवर में बोलने के लिए
हिम्मत जुटाई। पर इससे पहले कि उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर निकलता, एक स्टर्न आवाज सुनकर आरती के शब्द उसके होठों से बाहर ही नहीं आ पाए। बुआ जी। अर्चित और मानवी की बेटी तन्नू और बेटा अन्नू वहां आ चुके थे। आरती समझ जाती है कि अभी तो उसे और शर्मिंदा होना है। अपने ही भाई के घर में उसे क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। यही सोचकर वो फिर से गर्दन नीचे कर लेती है और अन्नू की आवाज उसके कानों में पड़ती है। हम धनुष के ऊपर शक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस कमरे में पैसे चुराने की पॉसिबिलिटी सिर्फ धनुष की ही है। आपकी आंखों में जरूर धनुष बहुत होनहार और ईमानदार होगा, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के लिए ही लगता है। लेकिन आपको शायद नहीं मालूम कि आजकल स्कूल में कितनी शर्मनाक हरकतें कर रहा है। दूसरे बच्चों की कॉपी से होमवर्क की नकल करना, एग्जाम में नकल करना, यहाँ तक कि अपने क्लासमेट से रोज किसी न किसी बात पर मारपीट करना, ये अब इसकी रोजमर्रा की हरकतें हैं। मुझे तो शर्म आने लगी है स्कूल में किसी को भी ये बताते हुए कि ये हमारा कजिन ब्रदर है। आरती दुखी मन से नम आंखों के साथ उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि वो दोनों अर्चित और मानवी के बच्चे थे। अर्चित और मानवी से फिर भी थोड़ी शर्म और इज्जत की उम्मीद की जा सकती है, पर इन दोनों में रत्ती भर भी इस बात की कोई शर्म नहीं है कि वो अपनी बुआ से बात कर रहे हैं। इसलिए आरती चुप होकर उन्हें सुन रही थी, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो दोनों उसे उल्टा जवाब देने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। लेकिन धनुष कैसे चुप रह पाता। वो उनकी बात काटकर जोर से चिल्लाया, तुम दोनों झूठे और बदतमीज हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अन्नू और तन्नू धनुष की आवाज सुनकर गुस्से से भर गए, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाए, मौके की सीरियसनेस को भांपते हुए आरती अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी से कहने लगी, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी मत करो। अगर तुम्हें वो 3000 रुपए नहीं मिलते हैं तो उसे मेरी ओर अपना उधार समझो। तुम्हें पता है जब से धनुष का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है और गुस्से में भी कुछ भी कर बैठता है। पर अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी बात पूरी खत्म करने से पहले ही आरती की आंखों में काफी देर से रुके हुए आंसू तेजी से उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। अपने छोटे भाई के पूरे परिवार के सामने वह असहाय होकर रोने लगती है। अपनी बात पूरी होने तक आरती वहां बेजान सी उनके सामने खड़ी है उसके बेटे के साथ। जो पिछले 1 साल से हो रहा है उसे याद कर करके आरती सुबक सुबक कर रो रही है। पहले हस्बैंड की सडन डेथ, फिर बेटे का एक्सीडेंट, और इस सब के बाद अपनी ही भाई के यहाँ ऐसा बेइज्जत होकर रहना। एक अकेली औरत और कितने दर्द के घूंट पिए। बेशक धनुष के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी है, पर वो फिर भी एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा रहा है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल। 2 साल पहले जब वो स्टार हाई स्कूल में एडमिशन के लिए आया था तो उसने स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूरे शहर में सबसे ज्यादा नंबर लिए थे। और यही नहीं, उसने क्लास में भी सभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। पहले साल में तो धनुष ने सभी एग्जाम्स में टॉप किया था, लेकिन बुरी किस्मत ने कब किसका पीछा छोड़ा है। धनुष की हालत 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद से अभी तक पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाई है। अब ना तो पहले की तरह वो समझदार है और ना ही शांत रहने वालों में से है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसे कोई भी बात याद नहीं रह पाती। उस एक्सीडेंट ने धनुष के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने तो उसे परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस कर दिया था। अगर आरती की रिक्वेस्ट और स्कूल को उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कोई उम्मीद नजर ना आती तो अब तक उसे स्कूल से कब का बाहर निकाल दिया गया होता। अन्नू और तन्नू एक दूसरे को देख के कुछ इशारा करते हैं, जैसे कि वो आरती का मेलोड्रामा देखकर बोर हो चुके हैं और अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहां सबके सब शांत खड़े हैं। धनुष अभी तक अपनी माँ से चिपका हुआ है और आरती जैसे भगवान से ही अपनी हालत की शिकायत कर करके सुबक रही है। अर्चित और मानवी भी इधर उधर देख रहे हैं, जैसे कि वो आरती के वहां से जाने का इंतजार कर रहे हो। वहां खड़े सभी लोग आरती की ओर ही देख रहे हैं कि तभी अचानक से आरती से चिपटे हुए धनुष के शरीर में कुछ कपकपाहट होनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी निकलने लगती है। धनुष वहां खड़े हुए सभी लोग और अपने मामा मामी की ओर देखता है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वहां कैसे पहुंच गया। वो खुद से कहता है, ये कौन सी जगह है? मैं यहां कैसे पहुंचा? क्या मैं उस तूफान में फंसने के बाद भी मरा नहीं था? ये क्या चल रहा है? धनुष भौचक्का सा खड़ा हुआ अपने चारों ओर देख रहा है। धनुष को याद आता है कि वो तो इमॉर्टल दुनिया में था और देवीय तूफान से जूझ रहा था, क्योंकि जैसे ही वो देवीय तूफान से बाहर निकल जाएगा तो वो इमॉर्टल दुनिया का एक देवता बन जाएगा और फिर वो अमर हो जाएगा। धनुष हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो कई वर्षों की नींद से अचानक से जाग गया हो। धनुष याद करने की कोशिश कर रहा है कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सैड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा शौक लगा है उसे। यहाँ आने से ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था वो सब कुछ उसे धीरे धीरे याद आ रहा था। धनुष की तूफानी मुसीबत का ये सबसे कठिन समय था। जब वो अपनी सारी शक्ति खो चुका था, तब उसने उस देवीय तूफान से निकलने के लिए अपनी सारी विल पावर को एक्यूमुलेट किया था। सामने से हुए वार को तो वो रोक सकता था, लेकिन पीछे से होते हुए हमले का उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसकी पीठ पर कोई भी कवच या ढाल नहीं थी जो उसे पीछे से होते हुए हमलों से बचा सके। धनुष अपने उन दोस्तों को भी इस मामले में नहीं बचा पाया था, जिनके पास बहुत सारे देवीय रक्षा कवच थे और जो देवी हथियारों से लैस थे। धनुष का दिमाग उन सभी बातों को याद कर रहा है जो उसके साथ उस इमॉर्टल दुनिया में हुई थी। उस देवीय तूफान के उसने 9 डेंजरस मिशंस को पार कर लिया था, लेकिन जब वो खुद को 10वें मिशन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने में लगा था, उसी वक्त उस डेंजरस मिशन में उसके अपने वो साथी जिन पर धनुष को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने उस पर एक जानलेवा हमला कर दिया था। और उन्हीं लोगों में शामिल थी जानवी, जिसे धनुष सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जानवी ने भी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धनुष का बड़ा दिल दुखाया था। उनके संयुक्त हमले के तहत धनुष का भाग्य लगभग बर्बाद हो गया था, यहाँ तक कि इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता और वो अपनी चेतना खो देता, वे लोग पहले से ही अधीर थे और रहस्यमयी प्राचीन मैनुअल को छीनने के लिए दौड़ पड़े, जिसे धनुष ने गलती से प्राचीन राक्षसी भगवान से प्राप्त किया था, जिसका नाम था द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस मैनुअल। उसे समझ आ चुका था कि इंसान का स्वभाव इतना ग्रीड और ईर्ष्या से भरा हुआ है कि प्यार और दोस्ती जैसे पवित्र बंधन भी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। धनुष वही खड़ा खड़ा ये सब सोच रहा है। उसे ध्यान ही नहीं है कि हॉल में मौजूद लोग जिन्होंने उसके ऊपर 3000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया है, उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। धनुष फिर खुद से ही कहता है, मैं उस तूफान से बाहर निकलने में असफल रहा हूं, तो मैं जिंदा कैसे बच गया? मेरा शरीर तो खत्म हो जाना चाहिए था और मेरी आत्मा अब तक राख बनकर हवाओं में उड़ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अब भी यहाँ कैसे हूँ? क्या धनुष अपने ही बनाए हुए इन 2 संसारों के भंवर से निकल पाएगा? उसके अपने मामा को अपनी बहन और उसकी माँ आरती के आंसुओं का भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या सचमुच धनुष ने 3000 रुपए चुराए हैं